हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केबी सर और आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आज हम लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन साहब ने जितने नियम दिए उन सारे नियम्स की हम लोग बात करने वाले हैं आज। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो आप लोग जानते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसके पहले आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। क्या पढ़े होंगे बच्चों कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे ना लगाएं। यही तो, ये बातें आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। फिर से समझे बच्चों। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात कर लें आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे आज। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहती है, जब तक कि हमको इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। या फिर हम इसको दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, समझिए अगर एक कोई बॉडी है जिसपे मास m है और इस पे लगने वाले, ये मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, ये हमारा F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल नेट फोर्सेस की वैल्यू अगर जीरो है, अगर ये इसकी वैल्यू जीरो है तो ये ब्लॉक जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स, अगर बच्चों मैं कहता हूं अगर सम ऑफ ऑल नेट फोर्सेस, या कह सकते हो नेट फोर्सेस का सम क्या हो जाए ये, या आप यहाँ सम ऑफ फोर्सेस कह सकते हो, नेट ना कहो तो सम फोर्सेस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्लॉक है जिस स्टेट में है उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा। और एक बात और समझिए बच्चों, या हम इसको यह भी बोलते हैं कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो जाए। ओके, अगर एफ नेट जीरो है बच्चों, एफ नेट अगर जीरो है तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिधर एफ नेट का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। हो सकता है कि ये ब्लॉक जो है रेस्ट में हो, या तो हमारा ये रेस्ट में हो, या फिर हो सकता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ये अगर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्सेस क्या है इस पे, वो है जीरो। ओके, तो ये बातें आपको इस वे में याद कर लेना है कि अगर किसी भी बॉडी पे ऑल फोर्सेस का सम जीरो है, नेट फोर्सेस जीरो है, तो वो बॉडी जिस स्टेट में होगी उसी स्टेट को रहना चाहेगी, उसी स्टेट में रहना चाहेगी। ओके, और अगर हम बात करें कि अगर उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन उसका जीरो है, तब भी हम कह सकते हैं कि उस पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होंगे बच्चों, वो जीरो होंगे। ओके, तो अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक बात, पहली बात है हम लोगों ने कहा। दूसरी बात हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि देखिए, दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये बच्चों जो रेजिस्ट करता है अपने स्टेट को चेंज करने को, कि मुझे नहीं चेंज करना, मैं रेस्ट में ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मत आप डिस्टर्ब करो, तो ये क्या अगर रेजिस्ट कर रहा है, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहना चाहता हूं, मुझे मत चेंज करो। तो चेंज का जो अपोज कर रहा है दैट इज मतलब जिसको मैं रेजिस्ट कर रहा हूं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जो चेंज का रेजिस्ट करता है दैट इज नोन एज इनर्शिया। और इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है अगर रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है ना। इसीलिए बच्चों इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, तो अब देखो इनर्शिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मास की बात करेंगे। जिस भी ब्लॉक का जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। ओके, इनर्शिया, जितना ज्यादा ब्लॉक उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना ही कम इसकी इनर्शिया। तो जब इनर्शिया बढ़ेगी तो कह सकते हैं जब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि जब मास कम होगा तो इनर्शिया भी उसकी क्या होगी,
कम होगी। ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं कह सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि लिख सकते हो ग्रेटर मास मतलब इनर्शिया क्या होगी, ग्रेटर होगी, ओके ग्रेटर होगी। एंड लेस मास है तो इनर्शिया भी क्या होगी हमारी, लेस होगी। तो इसीलिए बच्चों इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ओके न्यूटन साहब ने जो दिया था। तो बच्चों अब इसको नोट कर लो, थोड़ी सी बातें हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चों, देखो ध्यान दो, रुक जाओ नोट कर लेना। जब मैं कहता हूं कि एफ नेट यहाँ पे 0 है, मैं कहता हूं एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मैं कहता हूं कि जो हमारी बॉडी है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। उसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं कि ये बच्चों किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ओके। ये हमारा जो ब्लॉक है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये बातें, ये टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में हैंडल कर सकें। तो नोट कर लीजिए, और हम लोग इससे जुड़ी थोड़ी थोड़ी बातें और भी अभी करेंगे, है ना। मैं हट गया हूं बच्चों, नोट कर लो, ओके नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, अगर नोट हो गया तो हम आगे बढ़े। अगर हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि किसी भी बॉडी को, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये बातें हम कैसे बता पाएंगे, ये हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बता पाएंगे। किसी भी ब्लॉक को कि अगर वो मोशन में है या वो रेस्ट में है तो हम तभी बता पाएंगे जब तक हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दें, ठीक है। जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताएंगे तब तक हम ये बात नहीं बता सकते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो एक्सेलरेट कर रही है या डी एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, ये बातें हम नहीं बता पाएंगे। तो बच्चों क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो केवल और केवल वैलिड होता है फॉर द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए, या कह सकते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो आप जानते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने को ये ग्राउंड को अपन लोग मान लेते हैं इसमें, ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो अब देखो जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात मान लेना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके लिए अप्लीकेबल है, केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अप्लीकेबल है, ओके। तो नोट कर लीजिए, और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, ओके। चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये फर्स्ट लॉ था। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ओके। नॉट मोशन, इसमें मोशन नहीं है बच्चों, मोशन नहीं होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चाहो तो लिख लो, है ना, और न्यूटन लॉ ही लिखते हैं इसमें जनरली, तो हम लोग लिख लें न्यूटन फर्स्ट था, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख लें, ओके। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हो, या न्यूटन सेकेंड लॉ की बात हम लोग कर लें। चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ की बात अगर हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है, ओके। चलो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें, तुम मोशन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बात वही है, ठीक है। जब मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा हम उसी पे सारी बातें कैलकुलेट करते हैं, इस पे तुम टेंशन ना लिख लो। चलो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलो सेकेंड लॉ हम पूरा लिख दिया बच्चों, हमने पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बच्चों, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर कोई ब्लॉक है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जैसे अगर कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू होती है बच्चों m इंटू वी, यही तो होता है, m इंटू वी होता है। और यहां पे जो मास है इस ब्लॉक का वो क्या है बच्चों, वो कांस्टेंट है, ये जो मास है हमारा वो कांस्टेंट मास है। हम यहाँ पे वेरिएबल मास की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है।
तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू के dp बाई dt लिख सकता हूं मैं। और यहाँ पे अगर मैं P की वैल्यू रख दूं तो d बाई dt, ये मोमेंटम की वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा m इंटू वी। ओके, तो बच्चों क्या हो जाएगा k एंड d बाई dt और यहाँ पे m इंटू वी। और जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि m क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग बाहर ले लें F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा F। ओके, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा K एंड d बाई डी टी, m बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो dv बाई dt आ गया। और हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं बच्चों वो किसके लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या, कांस्टेंट मास के लिए। हालांकि जब इसको आप करोगे दो वेरिएबल हैं, अगर वेरिएबल होता तो मैं क्या बोलता, m भी है ना, m और b है, तो मैं इसको क्या फार्मूला लिखता, देखो एक फार्मूला और मैं लिख देता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, m भी है, तो इसको मैं लिखता कि m को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया प्लस v को छोड़ा m को डिफरेंशिएट किया। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे जो हमारा m है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला टर्म्स तो गायब हो गया, तो बचा कितना, m dv बाई dt। यहाँ पे देखो F इक्वल टू k m dv बाई dt, ये बचा बच्चों। ओके, तो अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a, तो ये क्या भाई एक्सेलरेशन ही तो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ F इक्वल टू क्या, k m इंटू a, है ना। तो ये आ गया F की वैल्यू। और बच्चों एक बात और देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ओके, और k जो होता है जब हम एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं तो k की वैल्यू होता है 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू a। ओके, तो ये आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये बात आ गई। और ये बात बच्चों अगर याद है आपको, ये बातें याद है, तो ये पूरा चैप्टर ही इसी फॉर्मूले पे ये कह सकते हो कि इसी इक्वेशन से लगभग चीजें खत्म हो जाती हैं, है ना, ये चाबी है इसका। तो ये बातें आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द, लिख लो बच्चों, the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। ओके, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ओके, तो बच्चों ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। एंड अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। और एक चीज और देखते हैं, ओके, एक चीज और देखते हैं, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से देखो बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये बड़ा बेसिक सी बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी ब्लॉक पे जो 20 kg का एक ब्लॉक है, इससे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो अपने से पूछा जाए कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई, हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल टू F बाई m। ओके, और F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो है 100 न्यूटन बाई m की वैल्यू कितनी बच्चों 20 kg, और ये कट गया कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा बच्चों, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन है। ओके, तो ये बातें अपने को समझ लेना है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा अब कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किस डायरेक्शन में होगा, जिधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये बातें आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि कैसे चीजें बदल रही हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें आगे, इसको मैं हटा दूं बच्चों, अगर मैं इसको हटा दूं तो थोड़ी सी चर्चाएं और हम लोग कर लें, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया ये। अब हम लोग बात कर लें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर दो ब्लॉक हैं, दो बॉडी हैं, ठीक है, अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, तो लिख लो नाउ, तो लिख लो स्टेटमेंट, लिख लो बच्चों। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, लिखो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction,
तो ये बातें इसका स्टेटमेंट है कि किसी ब्लॉक पे, जैसे किसी भी ब्लॉक पे अगर फोर्स लगता है तो जितना फोर्स हम उस ब्लॉक पे लगाते हैं उतना ही फोर्स ब्लॉक अपने ऊपर लगाता है, मतलब सामने वाले दूसरे वाले ब्लॉक पे लगाता है। जैसे मैं दो ब्लॉक का हूं, ठीक है, ये दो ब्लॉक है, जितना फोर्स ये ब्लॉक इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। इनका डायरेक्शन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, वो सेम होंगे। इसी को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। बट बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन जानने से पहले एक चीज और जानना है अपने को कि एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, जो फोर्सेस का नेचर होता है, ओके, वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो एक ही बॉडी पे लगता है, एक ही बॉडी पे लगता है। तो हम जरा देखते हैं बच्चों, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैं कहूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ओके। तो अगर मैं इसका एबिलिटी ड्रॉ करूं तो मैं क्या पाता हूं, ये अर्थ बच्चों, ये अर्थ है, तो मैं क्या पाता हूं, मैं ये पाता हूं, ये अपना अर्थ, ये हमारा ब्लॉक m, ठीक है। तो mg तो नीचे की तरफ लगा, ठीक है, और अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन n, और ये इसने इसके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन n। तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। जी नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर में हमने दो बातें कहा था कि दोनों का नेचर अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेचर जो होता है वो बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और बॉडी दोनों अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर जितना फोर्स ये ब्लॉक इस अर्थ पे लगा रहा है n, उतना ही फोर्स ये अर्थ इस ब्लॉक पे लगाएगा n। तो देखो ये दोनों पेयर, ये जो n है, ये n है, ये देखो दोनों अलग अलग ब्लॉक पे लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, और फोर्स का जो नेचर सेम है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हमारे कौन से पेयर हैं, ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए सबसे पहली बात कि दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, ठीक है, और दूसरी बात कि उसका नेचर जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे ये n और ये n दोनों एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि जितना अर्थ ने लगाया इस बॉडी पे, इस बॉडी ने भी अर्थ पे लगाया n, ओके। और अगर हम लोग बात करें इसका, तो यहाँ पे देखो मैं कह सकता हूं कि बच्चों ये mg से अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस भी हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ये इस पे लगा रहा होगा, ठीक है, ये भी इसको खींच रहा होगा, ये भी इसको खींच रहा होगा, है ना। तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कांटेक्ट में ही हो, बिना कांटेक्ट के भी हो सकता है। जैसे हम लोग चार्जेस पे बात करते थे, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो एक थोड़ी सी और भी चर्चाएं हम लोग कर लें, इसको अगर समझ में आ गया तो इसको मैं हटा दूं क्या। तो बच्चों, ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, ओके। ये mg और mg दोनों का नेचर सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग ब्लॉक पे लग रहे हैं। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, n और n दोनों का जो है नेचर सेम है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। तो ये बातें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कही गई कि जो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ओके। तो मैं अभी इसको हटा देता हूं, अगर नोट हो गया हो तो। चलो, और थोड़ी सी और भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। चलो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों, कैसे होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक बोल दूं यार, चलो एक ब्लॉक बोल देता हूं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लग रही है, ठीक है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारी, ओके। और यहां से एक आदमी खींच रहा है, एक आदमी खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है F, ठीक है, ये आदमी लगा रहा है फोर्स F। तो अब बताओ, एक्शन रिएक्शन सभी जगहों पे हम लोग एक्शन रिएक्शन जरा रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये हमारा मैन है, ठीक है। तो इन सबका पहले हम लोग अलग अलग बना दें। तो बच्चों, हम लोगों ने इस ब्लॉक को बना दिया, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग भी बना दी, हमने एक स्ट्रिंग बना दिया बच्चों। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, मैं स्ट्रिंग बना दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया, दिस इज द स्ट्रिंग, ओके। और फिर यहाँ पे एक आदमी को भी मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैन जो फोर्स लगा रहा था। अब जरा हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, यहाँ पे कौन सा भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग फोर्स है, टेंशन फोर्स है, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ओके। तो ये फोर्स लगाया कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे, किसने लगाया, ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्स लगाया किसने, स्ट्रिंग ने, और किस पे लगाया, ब्लॉक पे। द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक बी, ओके। और ये वाला फोर्स, ये क्या है, F
क्या, अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, ये अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, ये फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग ब्लॉक पे, अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लगा रहा है कौन, ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, वो अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, उनका डायरेक्शन बस अलग है। यहां पे वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो बच्चों क्या है, यहां पे जो फोर्स लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, ये देखो, एक तो यहां पे फोर्स लगेगा और दूसरा ये, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, इस स्ट्रिंग पे कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है हमारा मैन। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन मैन, ओके, फोर्स अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग बाय मैन। और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, ये देखो फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग, इसको मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग, और यहां पे मैं लिख सकता हूं फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, मैन बाय स्ट्रिंग, ओके। तो यहां मैन स्ट्रिंग पे लगा रहा है और यहां पे स्ट्रिंग मैन पे लगा रही है ना, स्ट्रिंग मैन पे लगा रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोनों फोर्सेस को। तो ये हमें पता चला कि ये दोनों जो पेयर हैं, ये जो फोर्सेस हैं, वो दोनों क्या है, इक्वल हैं, ओके, इक्वल है बच्चों। और जितना फोर्स रस्सी इस ब्लॉक पे लगा रहा था उतना ही फोर्स ये ब्लॉक उस रस्सी पे लगा रहा था। तो ये दोनों पेयर जो एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों फोर्सेस है बच्चों जो एक्शन रिएक्शन है। और जितनी रस्सी पे आदमी लगा रहा था उतना ही रस्सी आदमी पे लगा रहा था, दोनों का डायरेक्शन अलग था, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को और भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलो बच्चों और भी थोड़ी सी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, अगर ये नोट हो गया हो तो थोड़ा सा और भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। हालांकि इसमें नोट करने वाली कोई बात तो ऐसी है नहीं, है ना, जिसको आप नोट करो, ओके। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लें, इसको मैं हटा देता हूं, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक चीज अपने को क्या समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन समझ में आया, और क्या समझ में आया बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ समझे हम लोग, F = m/a, है ना, ये दो चीजें समझे हम लोग। तो देखो अब जरा समझते हैं, थोड़ी सी चीजें और समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा क्या, F = m/a पढ़ा, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन पढ़ा हम लोगों ने। अब देखो इसी पे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैं कहता हूं कि हम लोग तीन केसेस की बात करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ये 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये हमारा M1 है बच्चों, ये M2 है और ये हमारा M3 है, ओके। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चों ये N1 है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N3 है, और ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, ये ब्लॉक हमारा कहीं नहीं जा रहा है। तो बताओ, मतलब कहीं नहीं जा रहा है इन द सेंस एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे N1 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू कितनी होगी, N3 की वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो जब एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या कि F net = m/a होता है। अगर a 0 है तो ये 0 हो गया, मैं लिख सकता हूँ क्या, F net = क्या बच्चों, 0। मैं इतनी बात लिख सकता हूं। अब जब F net = 0 हो तो बच्चों यहाँ पे अगर पहले वाले ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले ब्लॉक को हम लोग देखते हैं, ये हमारा M1, तो M1G तो नीचे की तरफ लगेगा और साथ में N ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा क्या N1 = क्या, mg, ठीक है, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, ठीक है। और ये N1 की वैल्यू आ गई क्या, M1G, ओके। और जब मैं बात करूंगा यहाँ पे M2 वाले ब्लॉक को मैं बनाऊंगा अलग से, M2 वाले ब्लॉक को मैं अलग से अगर बनाता हूं, ठीक है, ये हमारा M2 ब्लॉक है, तो M2 वाले ब्लॉक को मैं अलग से बनाता हूं बच्चों, तो देखो क्या मिलता है अपने को, ये हमारा M2 ब्लॉक है। तो एक बात तो अपने को समझ में आता है क्या कि M2G नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे बच्चों जितना N2 M3 इस पे लगाएगी उतना ही M2 N2 M3 पे लगाएगा, तो ये हमारा N2 ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों जितना M2 N1 पे लगाएगा उतना ही N1 जो है M1 N1 नीचे की तरफ लगाएगा, यही ना, देखो बच्चों यही तो है। इसको अलग से बना भी सकते हैं हम लोग, ये हमारा, चलो मैं इधर बना लेता हूँ, ये M1 के लिए बना लेता हूँ बच्चों, ये हमारा M1 है, ओके। तो M1 पे ये क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ N1 लग रहा है, और ये किस पे लगा रहा है N1, ये N1 लगा रहा है किस पे,
M2 पे, है कि नहीं, M2G नीचे की तरफ और यहाँ पे लग रहा है क्या N2, ठीक है। अब M3 की बात करें, M3 की बात करें तो M3 पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, M3G नीचे की तरफ लग रहा है और ये अगर इस पे लगाया N2 तो M2 भी लगाएगा इस पे क्या N2, ओके। और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, ये लगेगा N3 और ये अर्थ पे लगा देगा क्या N3। तो ये तीन बातें हैं, हालांकि अभी इसका हम फार्मूला बताएंगे, सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो N1 नीचे की तरफ है, N2 पे ऊपर की तरफ है, लेकिन N1 और M2G सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि N2 इक्वल टू M1 प्लस M2G लिख सकता हूं। और M1 की वैल्यू कितनी है, N1 की, सॉरी ये N1 है ना, ये N1 है बच्चों ना, तो N1 इक्वल टू क्या है M1G, तो मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पे M1G प्लस M2G। तो यहाँ पे मैं G कॉमन कर लूं तो M1 प्लस M2 लिख सकता हूं, बोलो, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये हमारी N2 की वैल्यू आ गई, है कि नहीं, ये हमारी जो वैल्यू आ गई बच्चों किसके लिए, N2 की वैल्यू आ गई। तो हम डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे N1 के लिए क्या M1G, N2 के लिए क्या लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू G, और N3 इक्वल टू क्या लिख लें M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, जब बॉडी हमारी रेस्ट पे थी तो हम लोगों ने इन सारी बातों को निकाल लिया, है ना, कि N1 N2 M3 क्या है अगर ऐसे हमारे ब्लॉक हैं तो, ओके। चलिए इसको मैं हटा दूं क्या, चलो बच्चों, तो ये पहली चीज थी। दूसरी बात, अब मैं जरा देखता हूं कि अगर ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है तब क्या होगा, अगर एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ तब क्या होगा, नीचे की तरफ हो रहा है तब क्या होगा, जरा देखते हैं हम लोग। अब मैं बात कर रहा हूं कि बच्चों कि ये हमारा M1 है, ठीक है, यहां पे ये हमारा M2 है और यहां पे ये हमारा M3 है, ठीक है, M1 M2 M3। अब मैं कहता हूं बच्चों कि ये जो है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, यहाँ पे N3, ओके। और मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये जो है A से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताओ N1 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू कितनी होगी और N3 की वैल्यू कितनी होगी। मैं कह रहा हूं ये A से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक बात। चलिए अब बताइए क्या होगा। तो अब देखो बच्चों, अब तो एक्सेलरेट कर रहा है, पहले तो रेस्ट पे था, अब एक्सेलरेट करने लगा। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो बच्चों मुझे पता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है F इक्वल टू M इंटू A होता है, ठीक है। तो इसी पे लगाएं जहां F इक्वल टू M नेट बोल देते हैं, है ना, F नेट। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं सबकी अलग अलग से डायग्राम अगर आप बना लें तो ये हमारा M1, ये हमारा आपका M2 और ये हमारा बच्चों क्या, ये हमारा M3, ओके। चलो तो M1 पे क्या लग रहा है, M1 पे देखो तो अपने को पता है कि M1G नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे M2 लगाएगा यहाँ पे N1 और M1 लगाएगा यहाँ पे N1, ओके। चलिए पहली चीज खत्म। दूसरी चीज M2G नीचे की तरफ लगेगा, M3 क्या लगाएगा, यहाँ फोर्स लगाएगा N2 और M2 क्या लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा N2, ठीक। चलिए ये भी खत्म। अब हम बात करें M3 की, तो M3G कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर से फोर्स लगाएगा क्या N3 और ये अर्थ पे लगाएगा कितना N3। तो ये तीनों ब्लॉक का मैंने अलग अलग से डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब डायग्राम चाहो तो बना लो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब अगर हम लोग बात करें भाई M1 की, तो M1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ये सब कहाँ किधर जा रहा है, ये A से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, पहले वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा चूंकि जिधर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होता है उधर के डायरेक्शन में ही, जिधर हमारा एक्सेलरेट हो रहा होता है उधर के डायरेक्शन में ही बच्चों, जिधर हमारा एक्सेलरेट हो रहा होता है उधर के डायरेक्शन में ही क्या होता है, नेट फोर्स होता है। तो अब बोल सकते हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N1, जिस डायरेक्शन में उधर ही A है, तो जिधर A है उधर ही N1 है, तो N1 इज ग्रेटर देन M1G। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि N1 माइनस M1G इक्वल टू A, है कि नहीं। तो N1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, N1 इक्वल टू सॉरी M इंटू है ना, ये फोर्स है, या M इंटू A। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं M1G प्लस M1A, बोलो। और यहाँ पे अगर मैं M1 कॉमन कर लूं तो G प्लस A, बोलो हाँ। तो
तो ये N1 की वैल्यू आ गई बच्चों, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई N1 की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे N2 के लिए, N2 के लिए तो N2 के लिए देखो क्या लिखूंगा मैं भाई, N1 और M2G एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा N1 प्लस M2G और माइनस N2 इक्वल टू क्या M2A, यही तो मैं लिखूंगा। देखो बच्चों यही तो मैं लिखूंगा, ये N2 ऊपर की तरफ, नीचे N1 और M2G, और यह रहा N2। अपने को क्या निकालना था, N2 निकालना था। N1 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो M2 देखो ना, N1 नीचे M2 नीचे, दोनों एक डायरेक्शन, मैंने जोड़ दिया, N2 ऊपर की तरफ। तो बच्चों लेकिन एक बात अपने को समझ में आना है कि जिधर एक्सीलरेशन होगा वो वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पे N2 क्या होगा, N2 ग्रेटर होगा इन सबसे, तो मैं लिखूंगा N2 माइनस N1 प्लस M2G। अपने को क्या निकालना है, इस बार N2 निकालना है, सारे फोर्सेस को मैं उधर लेके चले जाऊं तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भाई, देखो ये मैं लिख दूंगा ना, ये माइनस में होगा ना पूरा, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, अब लिख दूंगा बच्चों N2 माइनस, चलो मैं लिख देता हूं N2 माइनस N1 प्लस क्या है M2G इक्वल टू क्या M2A। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, लिख दूंगा N2 इक्वल टू, ये पूरा प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा M2A प्लस N1 और प्लस M2G, है ना, ये पूरा इधर आया तो यह क्या हो गया बच्चों, ये माइनस वाला पूरा आया तो इधर प्लस हो गया ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं M2A प्लस N1 की वैल्यू कितनी है, M1G प्लस है, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1G प्लस M1A और यहाँ पे क्या है M2G है। तो देखो बच्चों अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां और यहां में M2 में और यहाँ पे M2 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा A प्लस G, और यहाँ पे M1 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा A प्लस G। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में M1 प्लस M2 और कितना इधर G प्लस A। तो इतना आप तामझाम करिएगा ही नहीं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, सीधा सा प्रोसेस मैं बताता हूं। ये N2 वैल्यू निकल के आई थी, मैं सीधा सा प्रोसेस बताता हूं बच्चों। N1 की बात करना, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो G प्लस A कर देना, ये M1 G प्लस A कर देना है, और जब हम बात करेंगे M2 की तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगी M1 प्लस M2, इसके ऊपर का सबको जोड़ लेना है इंटू G प्लस A। एंड जब मैं बात करूंगा N3 की तो तीनों को जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और कितना G प्लस A। तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया, ये N3 वैल्यू निकल गई, N2 वैल्यू निकल गई, N1 वैल्यू, ये फार्मूले से आप बच जाएंगे। इन फार्मूलों को मत फॉलो करिएगा, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस फार्मूलों को मत फॉलो करिएगा, आप इसको याद करिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया हो तो नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं, तो इसको हटा देता हूं बच्चों। चलिए ओके, चलिए अब मैं कहता हूं बच्चों कि यहां पे ब्लॉक है M1, ओके, यहां पे जो ब्लॉक है वो है M2, सबको स्मॉल कर लेते हैं, ये M1 ये M2, और यहाँ पे जो ब्लॉक है बच्चों वो क्या है, वो M3 है। और इस बार तो ऊपर जा रहा था लेकिन इस बार अब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे N1 कितना होगा, N2 कितना होगा एंड यहाँ पे N3 कितना होगा। ठीक है, ये बात आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलो और इसका एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये पता चलता रहे कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे N1 है बच्चों, यहाँ पे ये N2 है और यहाँ पे N3 है। और अगर ये 10 kg का है, ये 20 kg का है, 30 kg का, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, बताओ कैसे करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, जब ऊपर जा रहा था तो हम लोग क्या लिखते थे, N1 इक्वल टू M G प्लस A। जब धरती मैया अपनी तरफ खींचेंगी तो G माइनस A यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे।
तो जब धरती में या नीचे की तरफ खींचे तो क्या यूज करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे क्या, g माइनस ए, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन कह सकते हो इसको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर हम बना लेते हैं, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, n1 की वैल्यू हो जाएगी m1 g माइनस ए। ये तब होता है जब ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आ रहा तो g माइनस ए। यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, n2 इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 और कितना बच्चों, g माइनस ए। और जब बात करेंगे हम लोग n3 की तो क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 और क्या बच्चों, g माइनस ए। इस तरह से विद इन सेकेंड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएगा, उस तरह से आप इक्वेशन बनाते ही रह जाओगे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ n1 निकालना तो क्या लिखूंगा मैं, अब देखो n1 m की वैल्यू 10 और g माइनस ए a की वैल्यू नहीं दिया है, g की वैल्यू तो दे रखा था, a की वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू ले लिया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, m की वैल्यू 10, g माइनस ए, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 7, तो कितना आया बचा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30, ओके। अब मैं बात करूंगा 30 न्यूटन आ गया ये, ठीक बच्चों। अब मैं बात करूं अगर n2 की, तो देखो 20 प्लस 10 30 और 30 इंटू कितना 3 कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 90 न्यूटन, ओके। और यहाँ पे बात करें तो इसको जोड़ लो, इसके ऊपर सभी को जोड़ लो, 30 20 50 10 60 यानी 60 इंटू 3 तो कितना आ गया 180 न्यूटन। तो ये n3 की वैल्यू, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप सीख गए कि कैसे n1 n2 n3 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, अगर नोट हो गया तो ओके, अगर नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूं। चलो पॉज करके लिख लो, पॉज करके बच्चों लिख लो, है ना, पॉज करके लिख लो और फिर हम लोग इसको देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों, और प्लीज सब्सक्राइब करते रहो। अगर हमारी चीजें समझ में आती हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया करो बच्चों, क्योंकि आप जब शेयर करते हो, है ना, तो वो चीजें जो है बहुत ही कह सकते हो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। बिकॉज बच्चों हम लोग एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भी काम करने का, है ना। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूं। चलो अब 2-3 बातें हम लोग कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहली बात तो ये बच्चों कि अगर कोई ब्लॉक ऐसे था, हम लोग तीनों बातें कर लेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर लें कि ये ब्लॉक फर्स्ट, एक ब्लॉक फर्स्ट है, ठीक बच्चों, ये ब्लॉक फर्स्ट, ये ब्लॉक सेकेंड और ये ब्लॉक थर्ड, ठीक है। चलिए ये हमारा M1, ये M2 और ये हमारा M3। यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा M1, ये हमारा M2 और ये हमारा M3, ओके। ये M1, ये M2 और ये हमारा M3, ये हमारा सरफेस। यहाँ पे भी एक और बना लेते हैं बच्चों, ये हमारा M1, ये हमारा बच्चों M2 और ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया M3, ओके। तो ये है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे ये N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 एंड यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन कितना है बच्चों, N3 है, ओके। यहाँ पे भी N1, ये हमारा N2 और ये हमारा N3, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लिखिए इन तीनों के लिए आपको लिखना है कि अगर ये हमारा रेस्ट में है, ये हमारा रेस्ट में है। चलिए मैं इधर ही लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं कि अगर ये रेस्ट पे है मतलब एस्लेट नहीं कर रहा है तो 0 एस्लेशन की वैल्यू, और इसको मैं कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ A एस्लेशन से जा रहा है, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूं नीचे की तरफ A एस्लेशन से आ रहा है। तो अब तीनों केसेस में आपको N1 N2 की वैल्यू लिखनी है। जब 0 होगा बच्चों तब तो कोई बात ही नहीं, आप मजेदार तरीके से लिखाइए N1 इक्वल टू M1G, N2 इक्वल टू क्या M1 प्लस
m2g और एक ब्रैकेट में g, n3 इक्वल टू लगाइए बच्चों क्या n1 m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो हम लोग क्या लिख रहे थे m1g, है कि नहीं, g प्लस a, और n2 के लिए m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में कितना g प्लस a। n3 के लिए क्या लिख रहे थे m1 प्लस m2 और कितना बच्चों g प्लस a। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे की तरफ यहाँ लिख लें n1 इक्वल टू क्या m1 प्लस m2 और g की जगह पे क्या लिख रहे थे g माइनस a। n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये m1 की वैल्यू थी ना, m2 की वैल्यू क्या m1 प्लस m2 और कितना g माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1, ये हो जाएगा बच्चों m1 g माइनस a। ओके, और n3 की बात क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 और कितना बच्चों g माइनस a। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो g प्लस a कर देना बच्चों, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो g इफेक्टिव क्या होगा, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो g प्लस a। जब कहीं नहीं जाएगा वहीं पे रेस्ट पे है तो भैया क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा g, और जब नीचे की तरफ आएगा तब क्या होगा, g इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी g प्लस a, सॉरी नीचे आ रहा है ना तो माइनस g माइनस a। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप बहुत सारी चीजें सीखे होंगे आप, तो प्लीज अगर समझ में आया हो तो नोट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।